हमारा सवाल ये था कि निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में कंपाउंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेथेनॉल। क्या बताया था? मेथेनॉल। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिया था मैंने? ब्यूटेन वनॉल। तो ये रहा ब्यूटेन वनॉल। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था? ब्यूटेन टूऑल। फिर क्या कहा था? प्रोपेन वनॉल। ये रहा प्रोपेन वनॉल। और क्या था? डाइमेथिल ईथर CH3O CH3। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहां पे देखना चाहता हूं कि सबसे पहले क्वथनांक का जब हम क्रम लिखते हैं तो क्वथनांक के क्रम का एक फार्मूला होता है। क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। किसके समानुपाती होता है? अणुभार के। और व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला के। कौन सी श्रृंखला के भैया? पार्श्व। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली हम सबसे पहले अणुभार का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा अणुभार किसका है? ब्यूटेन वनॉल या ब्यूटेन टूऑल, इन दोनों का क्वथना अणुभार क्या है? ज्यादा है। अब इन दोनों में से पहचानेंगे किसका क्वथनांक ज्यादा है। तो बताया था मैंने कि पार्श्व श्रृंखला जिसमें ज्यादा होगी क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। तो देखो यहां से जो OH समूह जुड़ा है, यहां से जो कौन जुड़ा है? OH समूह। उसमें एक तो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक मेथिल समूह जुड़ा है और एक C2H5 समूह जुड़ा हुआ है। जबकि यहां पे OH से एक ही क्या जुड़ा है? समूह जुड़ा हुआ है। इसमें पार्श्व श्रृंखलाएं क्या है? ज्यादा है। और इसमें क्या है? कम। तो इसमें ज्यादा है तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक तो किसका होगा? इसका। सबसे ज्यादा इसका होगा। दूसरे नंबर पे आपके इसका। समझ पा रहे हैं? उसके बाद हम बात करें तो देखो इसका तो अणुभार सबसे कम है। ये तो मुझे लगता है सबसे बाद में ही आएगा। फिर हम इन दोनों की तुलना करते हैं। ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। अल्कोहल में क्या पाए जाते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो इसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ये। चौथे नंबर पे ये। और सबसे कम किसका होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे आसान है या नहीं है? नहीं यही बात समझ में? क्या कारण था? सबसे पहले तो अणुभार जिसका ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। तो इन दोनों का अणुभार क्या है? सेम है। तो इनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होना चाहिए इन सब की तुलना में। लेकिन ये दोनों जो कंपाउंड हैं उनमें एक तो है वनऑल और एक कौन है? टूऑल। टूऑल वाले में पार्श्व श्रृंखलाएं क्या है? अधिक हैं। पार्श्व श्रृंखला अधिक होने की वजह से क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम। तो कहने का अर्थ है कि जो ये वाला अल्कोहल है ब्यूटेन वनॉल, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, फिर उससे कम नीचे वाले का। फिर उसके बाद हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में देखें तो ऐसा लग रहा है ये अल्कोहल और ये ईथर है। और ये तो बात क्लियर है कि अल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। अल्कोहलों का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा। उसके बाद ये कौन है? ईथर। इसका अणुभार ज्यादा है, इसका अणुभार क्या है? कम है। तो इसका अणुभार ज्यादा है तो इसका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा। फिर सबसे कम किसका हो जाएगा? CH3OH। कहने का मतलब है कि क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम बताना है तो सबसे पहले या सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? CH3OH का। बढ़ता हुआ क्रम दर्शाएंगे तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, लेस देन। क्या लगाएंगे? लेस देन। लेस देन का मतलब ये छोटा है, आगे आने वाला बड़ा होगा। लेस देन उसके बाद अपन ये लिख देंगे CH3OCH3। उसके बाद CH3 CH2 CH2OH। उसके बाद हम यहां ये लिख देंगे CH3 CH2 CHOH CH3। और सबसे ज्यादा आपके इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये आपका OH। क्लियर है? ये इसका क्या आ जाएगा? क्रम आ जाएगा। फटाक से इसको 1 मिनट में नोट कर लो। देखो ये प्रश्न
तो मैंने लिखवा ही दिया है आपको, मैंने इसके IUPAC नाम लिखवाए थे। अब आप क्या करना, इनकी संरचना बनाना, संरचना के आधार पर ही आप इनके क्या लिख सकते हो, इनके क्वथनांक का क्रम लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वथनांक का कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता। अगर आपसे पूछ लेता घटता हुआ क्रम बताइए, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता, उसके बाद ये, फिर ये। चलो मैं घटता क्रम लिख देता हूं, आप नोट कीजिए। घटता क्रम अगर पूछ लेता आपसे तो क्या लिखते हैं आप, ये लिखते CH3 CH2 CH2 CH2OH, घटता क्रम। तो आपका ये आ जाता दूसरे नंबर पे, ये CH3 CH2 CHOH CH3। उसके बाद आपके लिख देना CH3 CH2 CH2OH, उसके बाद CH3O CH3, और सबसे कम आपका हो जाएगा CH3OH का। ये कौन सा क्रम है, घटता क्रम। आपसे पूछा बढ़ता क्रम और आप लिख के आगे घटता क्रम, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, चाहे आपने काम बहुत अच्छे से किया है। अगर आपके सवाल में क्या आ जाए, घटता क्रम, और आप लिख के आ जाओ ये वाला क्रम, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। बाकी तरीका सही है, क्वथनांक का क्रम आपने सही लिखा है, लेकिन पूछने पर भी डिपेंड करता है कि बढ़ता क्रम पूछ रहा है या फिर घटता क्रम। नोट कीजिए, बोलिए। तो सभी ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट जिसका नाम क्या है, विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं, घुलने की प्रक्रिया। अरे किसकी प्रक्रिया, घुलने की। आप लोगों को पता होगा, एल्कोहल नाम आपने सुना ही है, और पानी लेंगे और पानी में एल्कोहल घोलना तो आप लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलेयता की। किसकी बात करते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो जो एल्कोहल होते हैं ना, वो जल में विलेय होते हैं। एल्कोहल किस में विलेय होते हैं, एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलेय। अब मैं आपको बता देता हूं कि एल्कोहल जल में विलेय क्यों होते हैं, वरना होने नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है और जल क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये तो विलेय नहीं होने चाहिए। लेकिन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ, एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जल के अणु एल्कोहल के अणु को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उसको जल में क्या कर लेते हैं, विलेय कर लेते हैं। इस कारण से एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलेय। कारण क्या है, हाइड्रोजन बंधन। क्या है, हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या कर लेता है, जल एल्कोहल को अपने आप में विलेय कर लेता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आप लोग देखिए। तो ये आपका कौन है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, जल का अणु आएगा और इसको क्या कर लेगा, चारों ओर से घेर लेगा और इसे विलेय कर लेगा। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। यही तो होता है भैया, होता है कि नहीं होता। तो देखिए, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो एक के साथ तो सहसंयोजक बंध बन रहा है, दूसरे के साथ एक अल्प आकर्षण का बंध बनेगा, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। और देखिए H2 ये रहा HOH। क्या रहा, HOH। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो इनके बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। और देखिए ये रहा HOH। क्या है, HOH। H2O, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो एक के साथ क्या बन गया, सहसंयोजक, और दूसरे के साथ क्या बन गया, अल्प आकर्षण का बंध बन गया। देख लो, ये जल का अणु रहा, ये जल का अणु रहा, ये जल का अणु रहा। घेर लिया ना एल्कोहल को, और घेर लिया, इसको क्या कर लेगा, ये जल में विलेय कर लेगा। जल में क्या कर लेगा, विलेय कर लेगा। तो ऐसा कहते हैं कि एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जल का अणु
जल का अणु अल्कोहल के अणु को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है और जल में विलय कर देता है। इसलिए अल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलय। लेकिन ये जो अल्कोहल है ना, उनके निम्नतर सदस्य, अरे इधर अल्कोहल के निम्नतर सदस्य जल में विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलय। निम्नतर सदस्य का मतलब होता है अल्कोहल में कम कार्बन वाले अल्कोहल, जैसे मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ, प्रोपेनॉल हुआ, ब्यूटेनॉल हुआ। बस अधिक कार्बन वाले जिनको हम क्या कहेंगे, उच्चतर सदस्य। अल्कोहल के कौन से सदस्य, अल्कोहल के उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलय। उच्चतर सदस्य का मतलब है कि ये जो कार्बनिक श्रृंखला है वो क्या है, बड़ी है। कार्बनिक श्रृंखला क्या है, बड़ी। तो अधिक कार्बन वाली अगर कोई श्रृंखला होगी, जैसे मान लो ये हुआ CH3 CH2 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 और ये क्या, OH, ये भी तो अल्कोहल ही है कौन, अल्कोहल। लेकिन ये जो पार्ट है जिसको हम कौन सा भाग बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग। कौन सा भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग। ये हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो क्या है, बड़ा है। हाइड्रोकार्बन भाग क्या है, बड़ा है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भी तो बहुत कम प्रतिशत मात्रा में होगी, क्योंकि ये भाग क्या है, बड़ा है। यहां पे ये छोटा सा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो इतने से क्षेत्र में ही कितनी बन गई, 1 2 3, इतने से क्षेत्र में ही। तो प्रतिशत हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो जाती है, अगर उच्चतर सदस्य होंगे तो प्रतिशत हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे जो इनकी विलेयता है वो घट जाती है, अर्थात ये अविलय हो जाते हैं। अब कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो समझाते हैं हम आपको। वो देखिए, ये मान लो एक कंटेनर है, एक क्या है, पात्र है। इसमें मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल। कौन है, मेथेनॉल। क्या है भैया, मेथेनॉल। देखिए आप लोग, मैंने मेथेनॉल के कितने अणु बना दिए इसमें, ठीक है। और मान लो मैं इस वाले अल्कोहल को ले रहा हूं, इस वाले अल्कोहल को ले रहा हूं। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 अल्कोहलों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। कितनों ने, 7। लेकिन अगर मैं इस यौगिक को इसमें डालता हूं तो बताइए ये कितने यौगिक इसके अंदर आ पाएंगे। ध्यान से देखना, ये वही कंटेनर है, मैं ये बना रहा हूं CH3 CH2 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 2 4 6 OH, एक मॉलिक्यूल आया है। दूसरा ये रहा CH3 CH2 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 OH। समझ पा रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूल आए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बनाएंगे यहां पे, और यहां पे कितने बना रहे हैं, 7। तो प्रतिशत हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या आएगी, कमी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आएगी तो जल में विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसा कहते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन भाग को आप लोग जानते होंगे, जल विरागी भाग भी बोलते हैं। जानते हो, जल विरागी भाग। ये जल से दूर होना चाहता है, हमेशा जल से क्या होना चाहता है, दूर। कहने का अर्थ यह है कि जब ऐसा कहते हैं कि जो अल्कोहल हैं के निम्नतर सदस्य जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जबकि अल्कोहल के उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं, क्योंकि उच्चतर सदस्यों में हाइड्रोकार्बन भाग अर्थात जल विरागी भाग बड़ा होता है, जिससे प्रतिशत हाइड्रोजन बंधन में क्या आती है, कमी आती है। परिणाम स्वरूप उच्चतर सदस्य जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जल में विलेयता का क्या है, कॉन्सेप्ट है। समझ पाए हैं। और जबकि ये जो अल्कोहल होते हैं जल में विलय क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और अल्कोहल के अणु को चारों ओर से जल के अणुओं के द्वारा घेर लिया जाता है, और अल्कोहल को ये जल में क्या कर देते हैं, विलय कर देते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। नोट कीजिए इसको। देखिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, रासायनिक गुण। क्या है, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण हम किनके पढ़ रहे हैं, अल्कोहलों के। किनके पढ़ रहे हैं, अल्कोहल।
ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि एल्कोहल, कौन, एल्कोहल निम्नलिखित प्रकार की, एल्कोहल निम्नलिखित प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। और सभी का ध्यान अगर बोर्ड पे होगा तो बहुत अच्छे से हम इनको समझ सकते हैं। सबसे पहली जो अभिक्रियाएं हैं ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एल्कोहल के OH बंध का विखंडन होता है। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के, जिनमें किसके, एल्कोहल के OH बंध का क्या होता है, विखंडन। एल्कोहल के कौन से बंध का विखंडन होता है, OH बंध का विखंडन होता है। OH बंध का क्या होता है, विखंडन होता है। वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के COH बंध का विखंडन होता है। COH बंध का विखंडन होता है, समझ पा रहे हैं, मतलब CO बंध का विखंडन होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के, इधर देखिए, एल्कोहल के CO बंध का विखंडन होता है, विखंडन होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। उसके बाद तीसरी, इसमें हम पढ़ेंगे अन्य अभिक्रियाएं, जो कुछ विशेष अभिक्रियाएं हैं एल्कोहल की, वो, ठीक है। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के OH बंध का विखंडन होता है, उसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है आपके यहां पे, मैं बता देता हूं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातुओं के साथ, तो OH बंध का क्या होता है, विखंडन होता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब भी एल्कोहल के OH बंध का क्या होगा, विखंडन। और अगर हम एसिटिलीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एसिटिलीकरण, या एसिलन भी बोल देते हैं इसको, एसिटिलीकरण, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो भी OH बंध का क्या होगा, विखंडन होगा, तो भी क्या होगा, OH बंध का विखंडन होगा। और वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के COH बंध का विखंडन होता है, उनमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से पढ़ चुके हैं हम इनको। दूसरी अभिक्रिया है यहां पे, दूसरी अभिक्रिया है फास्फोरस के हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, PX3 या PX5 के साथ अभिक्रिया, तो भी कौन से बंध का विखंडन होता है, COH बंध का विखंडन होता है। एक अभिक्रिया आपके और है, वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, तो हमारे कौन से बंध का विखंडन होगा, COH बंध का विखंडन होगा। अन्य अभिक्रियाओं में कौन कौन सी हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है यहां पे निर्जलीकरण, क्या, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो एल्कोहलों का जब निर्जलीकरण होता है तो एल्कीन बनती हैं, क्या बनती हैं, एल्कीन। तो वो जो निर्जलीकरण का प्रोसेस है वो अन्य अभिक्रियाओं के अंदर पढ़ेंगे, उसमें ये वाला समूह और ये दोनों समूह क्या करते हैं, काम आते हैं। एल्कोहल का R एल्किल समूह और OH समूह दोनों ही क्या आते हैं, इसमें काम आते हैं, इसलिए हम इनको अन्य अभिक्रियाओं की श्रेणी में रख देते हैं। आगे देखिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, निर्जलीकरण। उसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया आपके यहां पे पढ़ेंगे, एल्कोहलों का उत्प्रेरकीय, कौन सा, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, मतलब यहां पे हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, एल्कोहलों से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, और हमारे यहां पे कुछ उत्पाद हमें प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे
और हाइड्रोजन अगर जोड़ दें एल्डिहाइड तो कीटोनों पे तो एल्कोहल बन रहे थे। ये अभिक्रियाएं हम लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे थोड़ा और सीखेंगे। उसके बाद अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो लास्ट अभिक्रिया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और ये आपके कौन है? एल्कोहलों के रासायनिक गुण हैं। एक एक करके इन अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप इस प्रकार से अगर नोट कर लेंगे तो आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी। फटाक से नोट कर लो इसे। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एल्कोहलों की हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो भाई धातु ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए, धातु होने चाहिए मजबूत। मजबूत का मतलब अधिक क्रियाशील। कैसे होने चाहिए? अधिक क्रियाशील। तो सबसे पहली अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम कहते हैं कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया अधिक क्रियाशील धातु, कौन? अधिक क्रियाशील धातु। और अधिक क्रियाशील धातु कौन है आपके? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, इनके साथ करवाएं। मैग्नीशियम हो सकता है। ROH एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? अधिक क्रियाशील धातु के साथ। अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये आपके कौन है? अधिक क्रियाशील। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके साथ अगर हम करवा रहे हैं तो यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और जो धातु है वो हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देता है? बाहर। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिन अभिक्रियाओं में कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। अर्थात कोई भी जो पदार्थ है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, इसका मतलब वो पदार्थ अम्लीय है। कौन है? अम्लीय। अरे देखो, एल्कोहल क्या कर रहा है? यहां से H+ त्याग रहा है। कौन त्याग रहा है? H+। तो H+ त्यागने वाले वे यौगिक जो H+ क्या करते हैं? त्यागते हैं, आयन यौगिक, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो एल्कोहल किसकी भांति व्यवहार करते हैं? अम्ल की भांति। एल्कोहल क्या होते हैं? अम्ल। ये अभिक्रिया बता रही है। ये अभिक्रिया ये बता रही है कि एल्कोहल या इस अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल के किसके? एल्कोहल के अम्लीय व्यवहार की, कौन से व्यवहार की? या अम्लीय प्रवृत्ति की का पता चलता है। पता चलता है। क्या लिख दिया हमने? देखना एक बार। इस अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति का क्या लगता है? पता चलता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो एल्कोहल है वो कैसी प्रवृत्ति रखता है? अम्लीय। क्या रखता है? अम्लीय। अभिक्रिया करवाएंगे तो यही बनेगा। ये आपका कौन है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। आप इसको जानते हो, ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम, समझ पा रहे हैं आप? और अभिक्रिया को अगर संतुलित करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2। यहां पे आपको 2, यहां पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2। समझ पा रहे हैं? अभिक्रिया अगर मैं एल्कोहल की, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, अच्छा लगेगा एग्जांपल। CH3OH की अभिक्रिया मैंने करवा दी मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ करवा दी? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? RO का होल ट्वाइस Mg। नहीं आई बात समझ में? अरे मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। वो 2 बंध बनाना चाहेगा। कितने बंध बनाना चाहेगा? 2। इसलिए ये 2, सॉरी R की जगह यहां पे कौन आएगा? मैथ। CH3O का होल ट्वाइस Mg। 2 एल्कोक्साइड आयन लेगा, अर्थात 2 मेथॉक्साइड आयन लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। और यहां पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा? 2। अगर एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो एल्यूमिनियम के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं, जैसे मैंने करवाई CH3OH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी?
एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो ये इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा CH3CH3O का होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। अभिक्रिया को अगर हम संतुलित करेंगे तो यहां पे 6 लगाना पड़ेगा, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 लगाना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? कह दो आ गई। अरे सुनो, यहां पे एल्यूमिनियम के +3 संयोजकता है तो ये कितने आवश्यक होंगे? 3। लेकिन एल्यूमिनियम यहां पे कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो ये कितने लेने पड़ेंगे? 6। तो अभिक्रिया इस प्रकार से आपके क्या हो जाएगी? संपन्न। आपको पता है इसका नाम क्या है? बोलिए। ये मैग्नीशियम मेथॉक्साइड, ये है एल्यूमिनियम, ये क्या है? टी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया है वो क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। और कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे पहला काम क्या है कि यहां से स्पष्ट हो रहा है कि ये अम्लीय व्यवहार क्या करता है? अम्लीय व्यवहार का पता चलता है। आपको पता है, आपने अम्लीय गुणों के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ी हो तो एक बॉन्स्टैंड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये कहा था वे यौगिक जो H+ त्यागते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। और जो H+ ग्रहण करते हैं वो क्षारीय होते हैं। वो क्या होते हैं? क्षारीय। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, वो केवल H+ वाली अवधारणा थी उनकी। कौन सी अवधारणा थी? H+ आयनों के आधार पर था, प्रोटॉनिक अवधारणा थी। उसमें कहा था कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो तो क्षार हैं, जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो क्या है? अम्ल है। तो भाई यहां पे H+ त्यागा जा रहा है, H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो H+ त्यागते हैं, यहां पे अल्कोहल क्या करते हैं? H+ त्यागते हैं, अर्थात ये बॉन्स्टैंड क्या है? बॉन्स्टैंड अम्ल है। क्या है? बॉन्स्टैंड अम्ल है। समझ पा रहे हैं? जो आसानी से H+ त्यागेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी क्या होगी? अधिक होगी। जो आसानी से H+ त्यागेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? अधिक। चलिए एक फिनोमिना करते हैं, ध्यान देखिए। मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, ये CH3OH। ए के लिया हुआ है मैंने CH3CH और ये OH, और एक मैंने लिया है CH3CH2OH। 3 कंपाउंड लिए हैं। आपको अगर देख पा रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अरे आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें से तीनों अल्कोहलों में से कौन सा अल्कोहल अधिक अम्लीय होगा? प्राथमिक अल्कोहल अधिक होते हैं या द्वितीयक या तृतीयक? तो अभी हमने ये कहा था कि जो आसानी से H+ त्याग दे, जो आसानी से यहां से क्या त्याग दे? H+, वही क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। समझ पा रहे हैं? तो H+ आसानी से कब त्यागा जाएगा? H+ आसानी से कब त्यागा जाएगा? वो तभी निकाल सकता है जब ऑक्सीजन क्या हो? उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या हो? ज्यादा, अर्थात वो खचाक से अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच ले और H+ को त्याग दे। यही बात है, खचाक से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले। ये रहा H, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले और H+ को आसानी से क्या कर दे? त्याग दे। तो जितनी आसानी से H+ बाहर निकलेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी क्या होगी? अधिक होगी। अब आप सोचना थोड़ा सा, देखो एक तो ये कंपाउंड है जिसमें H+ है जो बाहर निकल सकता है, मतलब इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन खींच सकता है। तो ऑक्सीजन ने खींचे तो इसके पास क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान से देखिए कि यहां पर ये जुड़े हुए जो समूह हैं मैथिल, इनका एक प्रभाव होता है +I प्रभाव। क्या होता है? +I प्रभाव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। क्या देने का प्रभाव? इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। तो मैथिल ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी दिए, इसने भी दिए, तो ये कुल मिला के ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया
अरे इनसे क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये जो है ये इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परेशान नहीं करेगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मैथिल, तीन मैथिल ने इसको कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व दे दिया, तो ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए, वो तो चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये इस बंध को अब परेशान नहीं करेगा। जबकि यहां पर केवल एक ही मैथिल समूह है जो इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये कहेगा कि मेरी विद्युत ऋणता तो ज्यादा है, मेरे खर्चे तो क्या है, ज्यादा है, तो मैं तो यहां से भी बंध को अपनी ओर खींचूंगा। तो ये आसानी से H+ त्यागेगा, प्राथमिक एल्कोहल आसानी से H+ त्यागेगा, इसलिए उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो कहते हैं कि प्राथमिक एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहलों की, और सबसे कम किसकी होती है, तृतीयक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग। कोशिश कीजिए थोड़ा सा समझने की कि जो आसानी से H+ त्याग देगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कह दे कि एक आपके पास एल्कोहल है और एक आपके पास H2O है, दोनों में से अधिक अम्लीय कौन है, H2O है या एल्कोहल है, बोलो। कौन बोला H2O? H2O होगा या ROH होगा, यही होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, समझिए थोड़ा सा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अरे एल्कोहल में एल्किल समूह है, इसका तो +I प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना नहीं चाहेगा सामान्यतः। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन देने का ना इलेक्ट्रॉन लेने का। इसके सापेक्ष देखा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये तो आसानी से क्या त्यागेगा, H+ त्यागेगा। तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा। ऐसा कहते हैं कि +I प्रभाव बढ़ने से अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। +I प्रभाव बढ़ने से अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। किसी भी कम, देखो यहां पे +I प्रभाव 3 जगह लग रहा है, +I प्रभाव बढ़ रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो गई, घट गई। यहां पे +I प्रभाव एक ही लग रहा है, मतलब तुलनात्मक रूप से कम लग रहा है, तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं जल। एल्कोहल से अधिक अम्लीय कौन होता है, जल। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख ही लेंगे कि जल की अम्लीय प्रवृत्ति एल्कोहलों से अधिक होती है। किससे अधिक होती है, एल्कोहलों से अधिक होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है या नहीं है। नोट करिए इसको एक ही मिनट में। नेक्स्ट अभिक्रिया लिखनी है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो भाई किन की अभिक्रिया करवाएंगे हम, एल्कोहलों की। तो एल्कोहल आपके ऐसे होते हैं ROH, और इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RC≡OH। अरे यही तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC≡OH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये क्या है, एल्कोहल। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया, तो एल्कोहल का तो क्या होता है, OH, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, OH, और एल्कोहल का क्या होता है, H। ये मिलकर के H2O को क्या निकाल देते हैं, बाहर। क्या निकाल देते हैं, H2O को बाहर। क्लियर है। और ROC≡OR, ये बन गया ROC≡O और ये R। पता ये कौन है, ये एस्टर है। क्या है, एस्टर। तो ऐसा कहते हैं
कैसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि जब एल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ कराई जाती है तो एस्टर का क्या होता है? निर्माण। यहां पे देखो एल्कोहल के भी ये कौन है? रासायनिक गुण है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी क्या है? ये रासायनिक गुण, अर्थात ये आगे चल करके काम आएगी। ये अभिक्रिया हमें आगे चलकर क्या आएगी? काम आएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। यहां पे आप मेथिल कुछ भी समूह लगा करके इस अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया जो है वो है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्या है? एसिटिलीकरण अभिक्रिया, या फिर इसी अभिक्रिया को बोलते हैं एसिलन अभिक्रिया। क्या है? एसिलन अभिक्रिया या एसिटिलीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? तो क्या होता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। याद कीजिए कौन है ये? एसिटिल क्लोराइड। और ये आपका कौन है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, और ये है एसिटिल क्लोराइड। तो इसकी जैसी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से Cl और यहां से कौन? HCl, यहां से क्या निकल जाता है? बाहर। तो बनता क्या है? ये बनता है ROC डबल बॉन्ड O CH3। ये भी एस्टर ही है, ये भी कौन है? एस्टर ही है, लेकिन इस एस्टर का नाम क्या है? एल्किल एसीटेट। क्या है? एल्किल एसीटेट। क्या है नाम भैया? एल्किल एसीटेट। तो ये इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है वो सामान्यतः अम्लीय माध्यम में क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, अर्थात हम यहां तीर के निशान के ऊपर क्या भी लिख सकते हैं? H+। क्या लिख सकते हैं? H+। इन अभिक्रियाओं में ये जो H+ है इन अभिक्रियाओं को आसानी से क्या कर देता है? संपन्न कर देता, अर्थात यहां पर उत्प्रेरक की भांति क्या करते हैं? ये व्यवहार करते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वे अभिक्रिया जिनमें एल्कोहल के OH बंध का क्या होता है? विखंडन। यहां भी OH बंध का ही क्या हो रहा है? विखंडन। यहां भी OH बंध का ही क्या हो रहा है? विखंडन। और धातु के साथ अभिक्रिया पड़ी थी तो उसमें भी OH बंध का ही विखंडन हो रहा था। नेक्स्ट अभिक्रियाएं हम वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें RO अर्थात CO बंध का क्या हो रहा है? विखंडन। और वे अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। नोट कीजिए इन अभिक्रियाओं को। आगे लिखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के COH बंध का विखंडन होता है। COH बंध का विखंडन होता है। और इन अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया हम क्या पढ़ेंगे? HX मतलब हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है? तो ये रहा आपका कौन? एल्कोहल ROH, और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवा दी है? हैलोजन अम्लों के साथ। और यहां पे ये अभिक्रिया होती है निर्जली कारक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जली कारक की उपस्थिति में। निर्जली कारक यहां पे हो सकता है ZnCl2 प्लस HCl कॉन्संट्रेट HCl, इसका मिश्रण हो सकता है। यहां पे H2SO4 हो सकता है कॉन्संट्रेट, यहां पे H3PO4 हो सकता है, या H3BO3 भी हो सकता, सॉरी H3BO3। ये कंपाउंड हो सकते हैं जो आपके क्या होते हैं? निर्जली कारक होते हैं। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? यहां पे बन जाएगा एल्किल हैलाइड और साथ में जल का अणु बाहर निकलेगा। ये अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की क्या थी? विधि थी एल्किल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कौन है? एल्कोहल है। कौन है? एल्कोहल। और इसको हम सब लोग जानते हैं क्या है? ये हैलोजन अम्ल। दूसरी अभिक्रिया थी PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया।
PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। कहने का अर्थ ये है कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड, हैलाइड के रूप में क्या ले लिया है, क्लोरीन, तो क्लोराइड हो गया। तो जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया हम PCl3 के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, PCl3 के साथ करवा रहे हैं। तो अल्कोहल के 3 मोल काम आएंगे। कितने मोल काम आएंगे, 3 मोल। और 3 मोल क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल क्लोराइड, और साथ में बनेगा H3PO3। क्या बनेगा, H3PO3, फास्फोरस अम्ल। क्या बनेगा, फास्फोरस अम्ल। ये तो हमने पढ़ाई है। यहां पे हैलोजन और फास्फोरस को काम में लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं अल्कोहल की, किसके साथ, PCl5 के साथ, तो अभिक्रिया संपन्न होगी, उसमें बनेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। यहां पे 3 मोल बनते हैं, यहां पे 1 ही मोल बनता है। यह अभिक्रिया संपन्न हो गई। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का एक फेमस नाम और होता है, नेम रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। क्या होता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। और क्या बनता है आपके यहाँ पे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। HCl अम्ल होता है, इसको पिरिडीन क्षार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात उदासीन कर लिया जाता है। SO2 गैस होने के कारण वायुमंडल में चली जाती है, तो हमें एल्किल क्लोराइड शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। समझ पा रहे हैं। ये जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल के COH बंध का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। कौन से बंध का विखंडन हो रहा है, COH बंध का विखंडन हो रहा है। ये 3 अभिक्रिया हैं, आसान अभिक्रिया में इनको पढ़ चुके हैं, नोट कीजिए, यूं किया।